चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने केवल मोशन पढ़ा था और चैप्टर में नाम भी देखो आप, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये एक्स्ट्रा और पढ़ना है। तो मोशन हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया। कौन सा मोशन पढ़ा था हम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन मोशन हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, आते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, देखते हैं पहले। सभी को स्क्रीन पर विजिबल है अच्छे से? देखिए, पहला तो इंट्रोडक्शन है। देखें इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, देखा जाएगा क्या हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें। पहला इंट्रोडक्शन है, फिर फोर्स क्या है, फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स देखेंगे, फिर गैलीलियो का एक ऑब्जर्वेशन था उसको देखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें फर्स्ट लॉ कैसे फोर्स को डिफाइन कर रहा है, फिर इनर्शिया एंड मास, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया को देखेंगे, लीनियर मोमेंटम देखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर मैथमेटिकल फार्मूलेशन उसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, फिर गुड आफ्टरनून, फिर सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर फर्स्ट लॉ स्पेशल केस, थर्ड लॉ सम एग्जाम्पल्स, कंजर्वेशन, एप्लीकेशन, फिर लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करके चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। एक तरह से पूरे चैप्टर का वो एक चैप्टर का ओवरव्यू है कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, क्या कह रहा है हमसे। इससे पहले हमने मोशन पढ़ा था, लेकिन कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था। कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, लेकिन कॉज ऑफ मोशन पूरे चैप्टर में हमने कहीं पढ़ा था क्या? कॉज ऑफ मोशन पूरे चैप्टर में कहीं हमने पढ़ा था क्या? हाँ, लास्ट में जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में वो हमसे कहता है। अब कहता है कि इसके पीछे जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। फिर कहता है कि ये फोर्स जो है, जो फोर्स के बारे में स्टडी है, इस मोशन के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। लास्ट में बोलता है ना, जैसे एक मूवी बना, पार्ट 1 मूवी बन रही है तो उसका पार्ट 2 भी बनना है, तो लास्ट में वो बता देता है, हिंट दे देता है कि नेक्स्ट पार्ट में ये सब चीज़ें मिलेंगी हमको। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 1 मोशन में जो हमको बताया था, लास्ट में उसने बता दिया था कि नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको इस पूरे चैप्टर के पढ़ने के दौरान मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज? क्या सारे मोशन के लिए कॉज जरूरी है? अब वो कॉज कुछ भी होगा, देखा जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं जरूरी है, ये भी देखेंगे। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? वो कॉज का नेचर क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम? स्पीड जो है ऑब्जेक्ट का समय के साथ कैसे चेंज होगा? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट है कि हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी बी चेंज? कोई बॉडी मोशन में है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेगा। अच्छा, क्या ये सारे आंसर हम लोग को पता है या हमने महसूस किए हैं, फील किए हैं अभी तक की अपनी लाइफ में? हम लोग क्लास 9th में आ गए, ये सारे चीज़ें आपने महसूस किया है, फील किया है, फोर्स को महसूस किया। जो इसमें पूछ रहा है ना कि स्पीड कैसे चेंज होती है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हम, उस सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, इस वाले पार्ट पे ये हो रहा था, इस वाले पार्ट पे ये हो रहा था। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कब बोला गया? गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन के थ्योरीज को देने से पहले ऐसा देखा गया, करते क्या थे ना कि एक बॉल जमीन पे फेंका गया या कहीं भी फेंका गया, अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आता था। तो ये कह दिया गया कि द स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कह दिया गया कब तक? जब तक गैलीलियो का अपना और सर आइजैक न्यूटन का अपना थ्योरीज नहीं है। ठीक है, और फिर आगे बोला कि एंड द स्टेट ऑफ मोशन इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्टेट ऑफ मोशन है ये नेचुरल स्टेट नहीं है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था कब तक? गैलीलियो और न्यूटन के आने के
तब तक इन्होंने आया, अपनी थ्योरीज डेवलप की इन्होंने, और वो थ्योरीज को हम लोग पढ़ते हैं। अभी 9th में आप लोग बेसिक्स पढ़ेंगे और 11th में इसी का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि है क्या। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये हमेशा ट्रू नहीं है, जो पहला 2 लाइन लिखा है ना, मार्क किया मैंने रेड से, ट्रू नहीं है। ये तभी तक ट्रू माना जा रहा था तब जब तक गैलीलियो और न्यूटन ने अपने थ्योरीज नहीं दिए। ठीक है, तो थ्योरीज या बिलीव्स बदलते रहते हैं समय के साथ। अगर कोई नया चीज़ आप डिस्कवर कर लेते हो जो न्यूटन को गलत साबित कर देता है या गैलीलियो गलत साबित कर देता है, तो आज तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में डिस्कस होगा, फिर इसके बाद से जो आपने बताया है जो ट्रू है हर केस में, फिर उसके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, लेकिन न्यूटन को या गैलीलियो को गलत करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ लगा दी फिजिक्स के लिए, और इनको गलत वही साबित कर सकता है जो अपनी लाइफ लगा दे फिजिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, कोई बताएगा फोर्स क्या है? फोर्स काले रंग का है या नीले रंग का है या लाल रंग का है? बहुत सही। लंबा है, चौड़ा है, कैसा है? हाँ क्या? हाँ। नहीं, अभी जो हाँ, तो बेसिकली फोर्स का कोई शेप नहीं है। ठीक है, इसका जस्ट आप यहाँ पे देखो, अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं। चलो ऐड कर देते हैं। हाँ हाँ बोलो। फोर्स का हम इफेक्ट देख सकते हैं। थोड़ा माइक अपने पास रखो, ठीक है, स्लो आवाज आ रहा है। चलिए इफेक्ट ही आप बता। हाँ, नेटवर्क दिक्कत है, वो सही कर लो मानसी, आप नेटवर्क अपना कुछ ना कुछ उसका उपाय कीजिए, नहीं तो फिर इसका वीडियो अवेलेबल है। लेकिन यही है कि फिर इंटरेक्शन वाला पार्ट रह जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन में ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, जैसे कि हमने कहा कि फोर्स ना नीला है, ना काला है, ना लाल है, ना पीला है, ना लंबा है, ना चौड़ा है, ना पतला है, ना मोटा है। ठीक है, फोर्स एक इफेक्ट है। ठीक है, जिसका प्रभाव हम देख सकते हैं बस, उसके अलावा नहीं। देख भी सकते हैं क्या? बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, नो वन हैज सीन फोर्स और टेस्टेड फोर्स। क्या फोर्स को टेस्ट करके बता सकते हैं क्या कि नमकीन है या मीठा है? हाउएवर वी सी एंड फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, होता हुआ देख सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन सम ऑफ, होता क्या है बस हम इसी बेसिस पे फोर्स को बता सकते हैं। कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हो क्या रहा है, बस ये बता सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन इफेक्ट फोर्स के यहाँ पर है हमारे सामने, कि अ फोर्स मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसको मूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स देना ही देना होगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा बच्चे, अभी हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल हम एक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है, उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो हम इफेक्ट क्या देखेंगे कि वो बॉडी मूव कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ इस पर फोर्स लगा हुआ है। लेकिन अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वो देखा ही नहीं कि बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, डेली टू डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, बताइए। डेली टू डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए या फिर स्टॉप बॉडी जो रेस्ट में उसको मूव करने के लिए। दूसरी बात कह रहा है कि कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी, कोई बॉडी है उसका स्पीड कुछ भी हो, उसको स्पीड को चेंज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए भी फोर्स लगता है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? थर्ड वाले पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, साइकिल को अगर आप छोड़ भी देते हो, अगर मान लो फ्रिक्शन की बात मैं नहीं करता हूँ, चलो छोड़ो, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा तभी तो बाइसाइकिल रुकेगी, या फिर आप कार चला रहे हो, अगर आप वो ब्रेक अप्लाई करोगे तभी तो कार रुकेगी। यानी एक्सटर्नल फोर्स आप उसको दे रहे हो, तभी उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, उसको एक्सेलरेशन दोगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए। तो एग्जांपल दे सकते हैं, बैडमिंटन सिंपल है, या उधर से क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शटल,
शटल, हाँ शटल उधर से आता है, एक डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से आपने बैडमिंटन से मारा तो उसका कंप्लीट डायरेक्शन 180 डिग्री या जो भी डिग्री चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द प्लेयर, जिधर वो भेजना चाहे उसको। एक नॉर्मल एग्जांपल देख लेते हैं। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल एक सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको आपको हैंडल घुमाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। या फिर आप कार चला रहे हो तो कार चला अभी नहीं चला रहे हो, ठीक है, 18+ होने के बाद चलाओगे। जब चलाओगे, जब कार का आप स्टीयरिंग टर्न करने के लिए फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आप लोग में से कितने लोग मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं? कोई अभी छूना भी मत, सभी 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 अंडर एज हो, ठीक है। छूना भी मत, 18। हाँ ठीक है, लेकिन रोड पे लेके नहीं जाना है। हाँ सभी अंडर एज हो, रोड पे लेके किसी को नहीं जाना है। हाँ घर पे बैठ के थोड़ा, वो भी गार्जियन के सामने, और वो भी अभी ज़रूरत ही नहीं है यार। अभी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ पापा शायद बिल्कुल वो अंडर एज नहीं ना है, उनका एज है, उनके पास लाइसेंस है, बस ठीक है। ओके। ऐसा नहीं करना है, लॉ ब्रेक होता है, ठीक है, लॉ ब्रेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि या फिर ऐसा हो सके, आपने फुटबॉल देखा होगा या बास्केटबॉल देखा होगा, जब आप दोनों हाथ से उस पर फोर्स लगाते हो तो थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाता है, उसके बॉडी के शेप चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्या है, फोर्स ही तो हैं, हर जगह हमें फोर्स ही तो यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, बस इसका इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमारा बॉल है, इसको क्या मैं अर्थ की तरह दिख रहा है, इसको अर्थ ही मान लो। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फोर्स एक्सटर्नल जनरेट होता है यूनिवर्स में दोनों साइड में अर्थ पे, और ये कंप्रेस हो जाता है, तो क्या होगा, कोई नहीं रहेगा अर्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसी के बेसिस पे वो जो 3 से 4 पॉइंट हमने लिखा था ना, उनके बेसिस पे ये हमारे पास सामने डेफिनेशन है। देखिए जो नोट्स बनाना होगा बच्चे, तो इस वीडियो को अभी हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए आपके पास समय नहीं दूंगा मैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दूंगा मैं, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख के मैं सेंड कर दूंगा, दोबारा देख के आप नोट्स प्रॉपर पूरा बना सकते हैं, ठीक है। अभी चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत आता है आप तुरंत पूछिए हमसे, उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। नोट्स तो बनाना है, आराम से बैठ के बनाते रहिए, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे आ जाइए। कह रहे हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, ये भी ठीक है, स्ट्रेचिंग ये भी ठीक है, कंप्रेसिंग ये भी ठीक है। ये पुशिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, ये तीनों वर्ड क्लियर है सभी को? हाँ। विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप, और मूविंग बॉडी चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो जो चारों पांचों हमने पॉइंट लिखे थे वो सब इसी में लिख दिए गए, ये फोर्स का डेफिनेशन। क्लियर? तो अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप ये पॉइंट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम लोगों ने जाना फोर्स के बारे में, ठीक है। बोलते हैं ना प्याज, प्याज देखा है आप लोगों ने? इसमें तो सोचना नहीं चाहिए, इसमें तुरंत हाँ बोलना चाहिए कि हाँ सर प्याज देखा है हम लोगों ने। कितने लोग प्याज देखे हैं बताइए। और कितने लोग प्याज काटे हैं ये भी बताइए। लेयर बाय लेयर उसमें होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, प्याज में कई लेयर होते हैं, ठीक है। उसी तरह जब फोर्सेज हमने पढ़ा तो एक बड़ा सा प्याज था फोर्स, अब वो लेयर पे लेयर खुल रहा है, आप अपना असली रूप दिखा रहा है कि जब आपने फोर्स पढ़ लिया तब ये कह रहा है कि अब आप बैलेंस्ड फोर्स पढ़ो, अब आप अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ो, और इसके बहुत सारे लेयर्स 11th में खुलते हैं, ठीक है। अभी कुछ ही लेयर खुलेंगे, हम लोग वहीं तक सीमित रहेंगे, ठीक है। सब अच्छा रहा, चीज़ें टाइम से कंप्लीट हुई तो हम आपको वो लेयर्स भी दिखा देंगे, सब 9th में दिखा देंगे, ठीक है। देखिए बैलेंस्ड फोर्स बाय वर्ड ये क्या समझ में आता है, और बाकी इसमें डेफिनेशन लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ के जरा हमको बताइए, समझा दे दीजिए हमको, सबसे बढ़िया समझा दीजिए। बैलेंस्ड फोर्स बाय वर्ड क्या समझ में आता है? या फिर लिखा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, एक फोर्स हम इस साइड से लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स उसके जस्ट अपोजिट साइड में लग रहा है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो नेट फोर्स इस, हाँ, जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस, हाँ बच्चे बोल फिर से।
हाँ, तो कोई भी बॉडी है ना, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस बॉडी पे नेट फोर्स यानी सारे फोर्सेस को अगर आप सम कर देते हो, नेट फोर्स 0 आ जाता है, तो उसको बोलोगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट अनबैलेंस फोर्स, इसका जस्ट अपोजिट अनबैलेंस फोर्स। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताएंगे सभी लोग। मान लीजिए अचिंत बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, अचिंत यहाँ बैठा है, रेस्ट पे है, ठीक है। इसको मूव करने के लिए एक फोर्स को यहाँ से लगा रहा है और एक फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब मैं कहता हूँ ये फोर्स जो है बैलेंस्ड फोर्स है, ये फोर्स जो है बैलेंस्ड फोर्स है, तो क्या अचिंत मूव करेगा वहाँ से? बहुत 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 अच्छे। अगर मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है मैंने इसको बढ़ा दिया, अब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, तो अब अचिंत मूव करे किधर? लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, किधर? लेफ्ट या राइट? यस, इधर हमारा अचिंत का मूवमेंट इस साइड में हो जाएगा। चलिए, तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। इससे मैंने एक बैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नली हम लगा रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या इस ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का चेंज होगा क्या? क्या इसके स्पीड में या डायरेक्शन में या किसी भी तरह का कोई चेंज होगा क्या? बहुत परफेक्ट, यानी यस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज या उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए मुझे कौन सा फोर्स देना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स कर क्या सकता है? शेप चेंज कर सकता है। जैसे फुटबॉल था ना, उस फुटबॉल को मैं दोनों साइड से बैलेंस फोर्स लगाता हूँ तो हाँ, उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन उसका क्या स्टेट रेस्ट से मोशन में आ सकता है क्या? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सबका बच्चे नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना, ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, सबका नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना। अभी हम लोग सारे पार्ट को अच्छे से समझते हुए चले जाते हैं। कहीं बहुत अच्छे चेक हो जाएगा, स्कूल खुलेगा तो, ठीक है। कोरोना जब, भाई मैं भी यही चाह रहा हूँ स्कूल जल्दी खुल जाए। चलिए, प्रे कीजिए सब अच्छा होगा, खुलेगा, ठीक है। किसी की कर्मों की, हाँ होने चाहिए वैसे 12th के एग्ज़ाम, 10th को चलो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 9th के भी एग्ज़ाम होंगे, वो तो स्कूल कराएगा एग्ज़ाम। एनुअल जो इस साल 9th में गए थे बच्चे, ये देखते हैं क्या मैनेजमेंट का निर्णय लेता है, ठीक है। जो डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। अच्छा, ये एक एग्जांपल है हमारे सामने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का, विजुअल है। ये जो साइंस बुक रखा है ना, कौन सी साइंस बुक है ये? कुछ भी मान लो, कोई साइंस बुक का नाम याद है? हाँ क्या यार, नाम लो भी तो एस.सी. वर्मा का, सब पियर्सन लो, हाँ एस.सी. वर्मा लो, पियर्सन लो। देखो यहाँ पे जो बुक है एक टेबल पे रखा हुआ है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल कर रहा है, और टेबल जो है इस बुक को ऊपर साइड में फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये बुक यहाँ से उछल तो रहा नहीं है, हमको एकदम स्टेडी स्टेट दिख रहा है, रुका हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पुशिंग फोर्स है और जो डाउनवर्ड जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। बहुत सही। एक क्वेश्चन और, इसमें अगर मान लीजिए मैं स्ट्रिंग लगा के इस साइड में, राइट की साइड में इसको पुल करता हूँ, ठीक है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चे, जो ये टेबल है और बुक के बीच में लगता है। टेबल और बुक के बीच में जो फोर्स लगता है, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, कैपिटल F लिख देता हूँ। ये जो अप वाला फोर्स है, अप और डाउन, इन्होंने तो बैलेंस किया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बुक को पुल करना चाहूँ तो मुझे कितने फोर्स से ज़्यादा देना पड़ेगा, तब ये साइंस बुक मूव करेगा राइट साइड में, इस साइड में। ये जो F फोर्स है लेफ्ट साइड में वर्क कर रहा है, ये जितना भी अमाउंट होगा इससे ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा पुलिंग फोर्स। और अगर उससे कम मैं लगाता हूँ या उसके बराबर भी लगाता हूँ, तब तक ये बुक मूव नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का सीधा सा एग्जांपल यही बोला जाता है कि एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, वो अपने आप से वहाँ जंप नहीं करता है, ठीक है। उस रीजन क्या है कि उसको जो ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल कर रही है और जो टेबल अपवर्ड पुश कर रहा है, वो करता क्या है कि वो बैलेंस फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, इसको मूव करने के लिए मुझे मान लीजिए राइट साइड में मुझे इसको पुल करना हो, तो जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, ये बेसिकली होता क्या है कि जो टेबल है ना, टेबल का सर्फेस और बुक का जो सर्फेस है डाउनवर्ड वाला, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। उनके रफ सरफेस की वजह से फोर्स एक्ट करता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप पुल करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये सूटकेस को ये होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये सूटकेस का एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड mg, और इसे हैंड से मसल पावर यूज करके एक फोर्स पुल फोर्स ऊपर लग रहा है हमारा। ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं, तभी ये बैग वहाँ पे स्टेडी केस में है, मतलब रुका हुआ है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कम या ज़्यादा होगा तो ये मूवमेंट में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अगर mg ग्रेटर हो गया तो बैग क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा, और अगर पुल ग्रेटर हो गया तो जिस पोजीशन पे उससे ऊपर चला जाएगा बैग। ये भी क्लियर यहाँ पे। या फिर अगर जिस पोजीशन पे है अगर वहीं पे प्रेजेंट है, यानी ये यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का और कोई एग्जांपल दे सकते हैं नेचर से? हाँ, फिर से चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल ये है जो आप लोग खेलते हैं, ये वाला। ये गेम खेला है कभी? टग ऑफ वॉर खेले नहीं है ये गेम? चलिए ये बताइए, 3 बच्चे इधर है, 3 बच्चे इधर है, कौन किसको किधर ले जाए? मान लीजिए तीनों मिलके F1 फोर्स लगा रहे हैं और ये तीनों मिलके F2 फोर्स लगा रहे हैं। जब तक F1 F2 इक्वल होंगे तब तक, हाँ, तब तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर F1 यानी इनका फोर्स इनसे ज़्यादा हो गया तो ये तीनों लोग इस साइड चले जाएंगे। अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। और ये वाला फोर्स क्या था, F1 = Ft, ये बैलेंस फोर्स था। क्लियर? अगर F1 जो है कम हो गया F2 से, तो ये तीनों बच्चे इधर मूव कर जाएंगे, और इस केस में हम बोलेंगे कि वहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। कोई डाउट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कोई बताएगा कैसे है ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है? रीजन? हाँ, मूव कर रही है। यस, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तभी ये बॉल आगे जाके किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, केवल बैलेंस्ड फोर्स होता, तो एक बार बॉल किक करने के बाद से वो अनडिफाइंड टाइम तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक वो केवल मूव करता रहता। समझ रहे हैं? अगर केवल बैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट होगा तो एक बार बॉल को किक करने पे वो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा, हमें भी नहीं पता। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट है नेचर में, सबको बैलेंस्ड करने के लिए, ठीक है। तो एक बार आप बॉल किक करोगे तो रुकेगा कहीं ना कहीं जाके। उसके पीछे रीजन क्या है, ग्राउंड से उसको एक फ्रिक्शन मिलेगा जो कि उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कभी ना कभी तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क करते करते उसको रोक ही देगा। कोई डाउट? चलिए, गैलीलियो ने क्या देखा था, आप देखते हैं, हम देख लेते हैं कि गैलीलियो ने क्या देखा था। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये इक्वल स्पेसिंग है, h हाइट पर है, ठीक है। ये एक इंक्लाइनेशन है, इस इंक्लाइनेशन का लेंथ है s, ये एंगल है थीटा, ठीक है। गैलीलियो ने क्या किया कि ये जो इंक्लाइनेशन है, जो भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो सकते थे, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकते थे, वो सब रिमूव कर लिया। यानी जो सरफेसेज है ना वो फ्रिक्शन लेस है। ये जो सरफेस है बच्चे इंक्लाइनेशन वाला, ये वाला s है, S1 लेंथ ये है, S2 लेंथ ये है, S3 लेंथ ये है, ये सारे सरफेसेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, यानी बैलेंस हो चुके हैं। जो भी अनबैलेंस फोर्सेस हो चुके थे, गैलीलियो ने वहाँ उन सबको रिमूव किया। तो गैलीलियो ने देखा क्या, सबसे पहले इस इंक्लाइनेशन को लेते हैं, इसको ले लेता हूँ मैं A B C। ए वाले इंक्लाइनेशन को अगर इन्होंने लिया तो यहाँ से एक बॉल जो है
एक्सटर्नल फोर्स देके अरेस्ट करता है, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स दिया है ना, तो मूवमेंट में आ गया है। मूवमेंट में आने के बाद से यहाँ पर डाउन आता गया, डाउन आता गया, स्पीड इसकी बहुत बढ़ गई यहाँ पे। अब फिर इसी स्पीड को ये जैसे जैसे डाउन आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, हम लोग देखा ना मोशन वाले चैप्टर में, जैसे जैसे वो अर्थ के क्लोजर होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे इसी पॉइंट पे आके फिर ये S1 वाले प्लेन पे ऊपर जाएगा, S1 वाले प्लेन पे ऊपर जाएगा। और किस हाइट तक जाता है, ये H हाइट से, जिस हाइट से नीचे आया उसी हाइट तक जाएगा। बस शर्त इतनी से देखो आगे कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि ये ए वाले सरफेस को हटाया, अब बी वाले इंक्लिनेशन को रखा। इनमें भी उन्होंने यही देखा कि S1 ये जो लेंथ है ना, ये इंक्लिनेशन का लेंथ है, S2 जो है ये बी वाले इंक्लिनेशन का लेंथ है। इन्होंने ये देखा कि ये सेम हाइट अचीव कर रहा है और डिस्टेंस S2 ज़्यादा हो गया। सी में आप देखो डिस्टेंस अगेन S3 ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं। मतलब ये जो इन तीनों के केस में ये हाइट सेम अचीव करना चाह रहा है, भले इसको कितना भी डिस्टेंस कवर करना पड़े। यानी अगर आप देखो S1 ज़्यादा है S2 से और S3 से, ठीक है। बॉल हमारा आ रहा है, यहाँ पे देखो जो थीटा है हमारा, अगर ये थीटा θ1 के इक्वल है, अगर ये थीटा θ1 के इक्वल है, उस केस में ये जो S है, ये जो लेंथ कवर कर रहा है डाउन आते हुए, ये S इक्वल टू S1 हो जाएगा, S इक्वल टू S1 हो जाएगा। अब देखो अगर ये थीटा बड़ा कर दिया हमने θ2 से, अगर ये थीटा हमने बड़ा कर दिया, θ2 हमने ये है ना इंक्लिनेशन, ये हमने ज़्यादा ले लिया इससे, इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो S है हमारा ये छोटा हो जाएगा S2 से। यानी जो लेंथ है जब ये कवर कर रहा है, जो इंक्लिनेशन का जो लेंथ है ये ज़्यादा कवर कर रहा है, जैसे ही आप एंगल छोटा कर दोगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कितने लोग ये बताइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर, हाँ थर्ड वाले में अगर आप देखो कि थीटा मान लीजिए और मतलब और बड़ा मैंने ले लिया और सबसे स्मॉलर एंगल θ3 मैंने ले लिया। अगेन देखो आप जो डिस्टेंस S जो कवर कर रहा है इंक्लिनेशन का, ये सबसे छोटा हो जा रहा है, ठीक है। यानी S3, ये जो C वाला पार्ट है S3 ये सबसे बड़ा है। यानी आप देखो कि जैसे जैसे इसका आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस कवरिंग है इसका ये ज़्यादा होते जा रहा है। अगर मान लीजिए ये सारा इंक्लिनेशन मैं हटा दूं, तो बेसिकली करना क्या चाह रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है, ये इस H हाइट को अटेंड करने के लिए ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ भी ये H हाइट अटेंड कर रहा है, यहाँ भी ये H हाइट अटेंड कर रहा है, यहाँ भी ये H हाइट अटेंड कर रहा है। उसको अटेंड करने के लिए ये S1 S2 S3 ये बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि ये वाला जो H हाइट है ये इसको अटेंड करना चाह रहा है। थीटा आप घटाते जाओगे, ये जो इंक्लिनेशन का लेंथ है ये ज़्यादा का, हाँ थीटा आप घटाते जाओगे तो ये जो लेंथ है ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा अगर मैंने थीटा जीरो कर दिया तो ये H हाइट अटेंड करने के लिए इसी हॉरिजॉन्टल पे मूव करेगा ना ये बॉल, तो ये H हाइट कहाँ अटेंड करेगा, इसको लगेगा इन्फिनिट पे अटेंड करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सारे अनबैलेंस्ड फोर्स कोई प्रेजेंट नहीं, तो ये होगा क्या कि ये इन्फिनिट तक मूव करते हुए चला जाएगा, कहीं बीच में रुकेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये किसके सर्च में है, उस H हाइट के सर्च में है। उस H हाइट को खोद, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन नेचर रियल लाइफ में कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस कहाँ है, ठीक है। ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन है फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। इन रियल लाइफ में फ्रिक्शनलेस सरफेस हम कहाँ देख सकते हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, इसका कुछ एग्जांपल तो ऐसा दिखा नहीं हमको, ठीक है। आप लोगों को ऐसा एग्जांपल दिखता है हमको तो बताइएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, अभी तक हमने कुछ देखा भी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनलेस सरफेस को, जैसे ऐसा जो मोशन इन्होंने दिखाया ना कि एक बार मोशन उन्होंने एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, अनबैलेंस फोर्स दे दिया, फिर वो इन्फिनिट तक वो मूवमेंट करता रहे, इन्फिनिट तक वो स्पेस में बीच बीच में कई सारी चीज़ें भी तो हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए, ग्रेविटी लगती है, अभी वो सारी चीज़ें आगे आएंगी स्पेस में बहुत। हाँ बोलो। हाँ बूस्टर आप लगाओगे तो हाँ उसी स्पीड से जब स्पेस में चला गया उसी स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही किसी प्लैनेट के अराउंड पहुंचा, हाँ किसी प्लैनेट के अराउंड पहुंचा, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसे ग्रेविटी के एरिया के पास पहुंचता है, तो आप देखोगे कि उस प्लैनेट के अंदर वो जाने लगता है, समझ रहे हैं। प्लैनेट एक्सटर्नल प्रेजेंट है, ग्रेविटी प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल प्रेजेंट है यूनिवर्स में। जो प्लैनेट मौजूद है वहाँ पे उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एरिया है।
उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ समय तक वो कांस्टेंट स्पीड में जाएगा। समझे? जैसे मान लीजिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया के ऊपर काफ़ी दूर जहाँ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है बहुत वीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस फोर्स का ऐसा नेट इफेक्ट आएगा कि वो अर्थ की तरफ मान लीजिए मूव करना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे अर्थ की तरफ मूव करना शुरू होगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन बनाया, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनका ये कहना है कि उस एच हाइट की खोज में ये बॉल मूव करता जाएगा, इसको कहीं ना कहीं तो हाइट मिलेगा, वो इन्फिनाइट टाइम तक मूव करेगा। ठीक है, गैलीलियो के इस ऑब्जर्वेशन को देख, हाँ यहाँ पे देखो आप, कोई अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना हमारा यहाँ पे, ये देखो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब ऑब्जेक्ट हमारे इस पे मूव कर रहा है, यहाँ कोई अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है, सारे बैलेंस फोर्स है। तो बस ये समझाने के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेगा। और जो रॉकेट का एग्जांपल दिया है आपने, जो कोई कांस्टेंट फोर्स अगर उस पर एक्ट कर रहा है, यानी बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे सैटेलाइट हो गया हमारा, जो बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है वो तभी तक उस ऑर्बिट में मूव करता रहेगा जब तक उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट करेगा। जैसे ही कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आया, वो ऑर्बिट को अपने छोड़ देगा। समझ रहे हैं? जैसे मून पे लैंडिंग हुआ था, लैंडिंग हमारा हो नहीं पाया मून पे, मिशन मंगल तो सक्सेसफुल था लेकिन लैंडिंग नहीं हुआ था ना वहां पे। हाँ, चंद्रयान वाले केस में आप लोगों ने देखा होगा, चंद्रयान वाले केस में वो लैंड सही से नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ अनबैलेंस या फोर्सेस, जैसे बहुत ज़्यादा ही एडवांस वर्जन है फिजिक्स का। बच्चे जो इसरो के साइंटिस्ट हमारे, मतलब अलग ही लेवल के हैं। अगर आपको असली फिजिक्स देखना हो, असली फिजिक्स में काम करना हो, मैं आपसे ये कहूँगा कि इसरो ज्वाइन कीजिए या DRDO ज्वाइन कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि इजराइल फिलिस्तीन में जो भी दिक्कत हुई थी, एक आयरन डोम करके बना था, आयरन डोम। उधर से गाजा पट्टी से कई सारे मिसाइल्स आ रहे थे, लगभग 500 से 1000 मिसाइल उन्होंने फेंका, जैसे उनके आयरन डोम ने दिवाली का पटाखे की तरह ऊपर सब खत्म कर दिया मिसाइल्स उन्होंने। उसमें है क्या? सब फिजिक्स है बच्चे। अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे, अभी हम लोग फोर्स को समझ रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी अगर आपको फिजिक्स का रियल स्वाद टेस्ट करना है तो मैं यही कहूँगा कि इसरो ज्वाइन कीजिए, DRDO ज्वाइन कीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि हमारे इसरो ने पहली बार में मंगलयान का रास्ता तय किया था। ठीक है, और कोई ऐसा विश्व में कोई नहीं था, नासा या जो भी हो, नहीं किया था उन्होंने। इसमें जो सबसे बेस्ट ब्रेन है इसरो में है, और सबसे बेस्ट फिजिक्स अगर आपको सीखना हो तो इसरो से आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ। सेम गोज फॉर DRDO आल्सो। तो ये तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन इन्होंने कुछ थ्योरी में यहाँ पर देखिए, एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। जब स्टार्टिंग में बॉल नहीं था, उस बॉल को पुश करने के लिए अनबैलेंस फोर्स दिया हमने। देखिए, जब भी स्टेट चेंज हो, मतलब रेस्ट से मोशन में, मोशन से स्टॉप हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बट नो अनबैलेंस नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। ये लाइन समझ में आई सभी लोगों को? आगे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा, तब तक वो स्ट्रेट लाइन उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। कोई डाउट? देखिए, कई सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ये सारे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ही तो हैं। समझ रहे हैं? ग्रेविटी है, ये सब चीज़ों को रोकती हैं, चीज़ों को स्टॉप करती हैं, मतलब अनबैलेंस फोर्स है। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट शायद ही देखने को मिले कि एक बार मैंने किसी को ऑब्जेक्ट को मोशन दे दिया तो वो कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे एनर्जी का प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाता। हमने किसी का ऑब्जेक्ट को एक बार मोशन दे दिया, हम एनर्जी का इतने सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं कि पूछो मत बच्चे। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, अब फैन देखा होगा आपने, क्या होता है उसको, विंड मिल को एक बार मैंने मोशन दे दिया, अगर काश ऐसा होता कि वो दोबारा रुके ही ना, चलता ही रहे, जैसा गैलीलियो के हिसाब से ऐसा कुछ कर देते कि वहाँ पे एक्सटर्नल जो
हाँ, एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं वहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो सोचिए कि एनर्जी के सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाते। देखिए कुछ केस में अनबैलेंस फोर्स हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ केस में हमको ये बहुत परेशान कर देता है। ठीक है, तो हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ भी आती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ भी आती है। कोई हमेशा पॉजिटिव चीज़ लेके नहीं आ सकता, या फिर कोई हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता है। हर किसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा ही होता है, अलोन कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता है। मतलब हर किसी के साथ अच्छा ही अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और हर किसी के साथ गलत ही गलत हो रहा है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहाँ से सीखा है? फिजिक्स से सीखा है हमने, कोई प्रवचन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। गैलीलियो को पढ़ने के बाद से न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, कुछ नियम बनाए, अपने थ्योरीज दिए। क्या बता सकते हैं? यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन्होंने ये कहा कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू चेंज द स्टेट। देखिए कभी भी डेफिनेशन आप लिखना बच्चे तो केवल सम एक्सटर्नल फोर्स मत लिखना, अनबैलेंस्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फोर्स लिख दोगे एक्सटर्नल फोर्स तो क्वेश्चन ये आएगा कि वो फोर्स क्या बैलेंस, हाँ बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बात समझ आ गया? तो ऑब्वियस सी बात है, अनबैलेंस फोर्स देना ही देना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो स्टॉप में या डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और इसी को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया, बेसिकली 3 पार्ट को कवर करता है। क्या कि अगर वो रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना दे, मोशन है तो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना दे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना दें। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से सारे नोट्स आप लिख लेना, ठीक है। A body moving along a straight line will continue to move along the same, वही गैलीलियो वाला है लाइन, अनलेस और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अरे साइकिल हम चला रहे हैं, अगर हम हैंडल नहीं मोड़ेंगे डायरेक्शन कहाँ से चेंज होगा? समझ रहे हैं? हैंडल मोड़ने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, सिंपल है और क्या है। ठीक है, न्यूटन ने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं बहुत भारी चीज़ है। अब आइए इनर्शिया एंड मास। न्यूटन ने जो कहा है वो बेसिकली एक इनर्शिया को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है कि अ बॉडी ऑन इट्स ओन कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। कोई भी बॉडी खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, बहुत आलसी है, खुद से ये चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हैं? आलस का सबसे बड़ा एग्जांपल इनर्शिया। अगर वो अगर वो मोशन में है तो खुद से वो अपने मोशन के स्टेट को भी, यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो घर पे अगर आप लोगों को कोई आलसी बताता होगा तो आप एग्जांपल दीजिएगा क्या कि आप अभी को भी इनर्शिया नहीं पता है। इनर्शिया पता होता तो हमें आलसी नहीं बोलते। ठीक है, तो जब घर पे मम्मी पापा दादा दादी आपको आलसी बोले तो सबसे पहले उनको इनर्शिया समझाएंगे। समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? रोज बोलते हैं तो उनको पहले इनर्शिया उनको समझाइए कि कोई भी बॉडी खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं करता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आए, जब तक मम्मी की डांट ना पड़े, जब तक मम्मी पापा दादा दादी की डांट ना पड़े तब तक हमारा स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसी तरह यहाँ पे आ गया कि देयर स्टेट और द ऑब्जेक्ट्स अपोजिट द फोर्सेज, और साथ ही साथ केवल ये चेंज नहीं करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना तो उसका ये अपोज भी करते हैं जिस हद तक ये कर सकें। जैसे एक बार मम्मी ने कहा कि उठो बैठ के पढ़ो, तो कुछ हद तक अपोज करेंगे कि अच्छा ठीक है करते हैं करते करते हुए तभी तक करेंगे जहाँ तक हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे ही थोड़ा सा वो इंटेंसिटी हाई होती है आप आराम से उठ के बैठ के पढ़ने लगोगे या खेलने लगोगे या भोजन करोगे जो भी। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो बेसिकली इनर्शिया समझ में आया ना? कोई भी बॉडी है वो अपने स्टेट को खुद से चेंज नहीं करना चाहता है। दूसरी बात, एक्सटर्नल फोर्स अगर आप उस पर दे रहे हो ना तो तब तक अपोज करेगा जब तक उसके, बोलते हैं ना कि जब तक उसका जितना ताकत है वो अपोज करेगा कि हमको स्टेट चेंज ना करना पड़े। यही इनर्शिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं?
एग्जाम्पल इनर्शिया का। ठीक है, अपने ऊपर नहीं, कुछ और ले लो। जैसे मान लो कि फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, जमीन पर, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं दोगे, वो भी इतना इनफ देना पड़ेगा कि उसका जो वो अपोज कर रहा है ना उससे ज़्यादा। हाँ, हाँ, या फिर मोशन में भी है तो केवल रेस्ट की बात नहीं है बच्चे, इनर्शिया केवल रेस्ट के लिए नहीं है, मोशन के लिए भी है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड ना हो, यानी अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड ना करो आप। समझ रहे हैं? तो स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, मैं रेस्ट नहीं बोल रहा हूँ कि रेस्ट में है या मोशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बॉडी वो किसी भी स्टेट में हो, वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। दूसरी बात, केवल एक्सटर्नल फोर्स देना ही सफिशिएंट नहीं है। वो जब आप एक्सटर्नल फोर्स दोगे ना तो अपोज करेगा, वो अपोज करेगा कि नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, तो आपको कुछ उसका जो अपोज का जो फोर्स है उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो उसका स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन, इनर्शिया एंड मास में क्या रिलेशन है। अब एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक छोटा सा डॉग है, बच्चा है मान लो, ठीक है, वो बैठा हुआ है, आप उसको आराम से गोद में ले सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो रेस्ट में है, बैठा हुआ है, आपने उसको फोर्स लगाया, ऊपर उठाया, तो उसका आपने एक तरह से स्टेट चेंज किया, ठीक है। लेकिन एक हाथी का बच्चा है, अगर आराम से गोद में उठा सकते हो क्या? ठीक है, तो क्रेज नहीं, हमको खुद उठाना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में क्या चेंज है? इन दोनों, हाँ, मास का, वेट नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे, ठीक है। वेट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है, ठीक है। अभी हम केवल मास बोलते हैं, दोनों में मास का डिफरेंस है बच्चे। जिसका जितने ज़्यादा मास है उसका उतना ही ज़्यादा आलसी है, मतलब उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा है। आलसी का केवल मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट पे है, आलसी का मतलब ये भी है कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन चेंज हो गया कि आलसी का केवल मतलब ये नहीं है कि हम बैठे हैं तो आलसी है, नहीं। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो और अपना वो चेंज नहीं कर रहे हो तब भी आप आलसी कहलाओगे इनर्शिया के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे डॉग वाले और एलिफेंट का हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इनर्शिया और मास का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है, जरा इसको पढ़िए कि इनर्शिया ऑफ बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की इनएबिलिटी है टू चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बच्चे कभी भी केवल रेस्ट यूज मत करना, ठीक है। स्टेट की जब बात करते हैं तो स्टेट कुछ भी हो सकता है बॉडी का, वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, हाँ, समझ रहे हैं। Thus the Newton's first law of motion defines inertia and is rightly called a law of inertia। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उन्हें बोला जाता है, और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी हमने पढ़ा हुआ है, इसके बार कंपेयर भी कर देते हैं आपके सामने। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि a body continues to be in state of rest or in state, यस, समझे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, बेसिकली इन्होंने वही बताया ही हुआ है। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। जिस बॉडी का मास सबसे ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास सबसे कम होगा उसका इनर्शिया इनर्शिया का मतलब क्या है? बेसिकली कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसके मोशन को चेंज करने के लिए, या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, या फिर उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बेसिकली मास है क्या? मास इज द, किसी बॉडी का जो मास है वो उसके इनर्शिया को मेजर करता है, वो उसके इनर्शिया को मेजर करता है। यहाँ तो कोई डाउट? थर्ड पॉइंट आ जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए बताते जाइए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन बताएगा? बस सिंपल है, अभी जैसे क्लास ओवर होगा हम चेंज करेंगे अपना मोशन, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। इनर्शिया ऑफ मोशन बताएगा कोई? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। एक मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते थे, अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक नहीं लगाता हूँ, या फिर एक्सटर्नल जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, कोई प्रेजेंट ना हो, तो बॉडी कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में जाती जाएगी।
लेकिन उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, क्या एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, ब्रेक है हमारे पास। ये सब सारे फोर्सेस का यूज करके हम उसका इनर्शिया ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बहुत अच्छा। जो कार चलाते हैं वो स्टीयरिंग मूव करेंगे, ठीक है। जो ट्रेन चलाते हैं वो क्या मूव करेंगे, और जो ट्रेन चलाते हैं वो क्या मूव करेंगे, हाँ? नहीं नहीं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताओ, वो तो ब्रेक वाला मोशन वाला हो गया, रेस्ट वाला हो गया, डायरेक्शन वाला बताओ इन केस ऑफ ट्रेन। ट्रैक चेंज होता है बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन है, भले वो 30 डिग्री से या 15 डिग्री से चेंज हो, डायरेक्शन चेंज तो हो रहा है ना। ट्रैक मान लो चेंज हो रहा होता है, मुड़ रहा होता है, या ट्रैक चेंज हो रहा होता है। हाँ हाँ, मतलब ट्रैक जो चेंज करते हैं उससे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार कर्व होकर ट्रेन का जो हो जाता है, वहाँ भी हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे सर्कल में क्या बोलते हैं, कर्व होकर अगर ट्रेन चल रहा है तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, चैप्टर फर्स्ट में। चलिए एक क्वेश्चन है, बताइए, विजिबल है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे विजिबल है सभी लोगों के? ऑप्शन ए का बताइए। ऑप्शन ए का ये बना हुआ है, ए का ये बना है, बी का ये है डायग्राम, और सी का ये डायग्राम है। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ए में किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है, बताइए। अच्छा, बाइक ट्रेन में किसका इनर्शिया ज़्यादा है, बाइक और ट्रेन में से? ट्रेन का, बहुत सही। ये पत्थर का वो है, स्फीयर है, और ये फुटबॉल है, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? हाँ, देखो रियल लाइफ एग्जांपल, फुटबॉल को आप जिस फोर्स से मारते हो ना तो काफ़ी दूर जाएगा, लेकिन अगर उसी साइज के पत्थर को अगर आप उसी फोर्स से मारोगे तो उतना दूर नहीं जाएगा। प्लस हमको भी कुछ हाँ, हाँ, हम लोग को भी कुछ वो लेसन सिखा के जाएगा, ठीक है, कि डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ पावर ऑफ कॉमन पत्थर, द रॉक। चलिए थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, अब 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, इसमें किसका इनर्शिया ज़्यादा है? अरे ये पहले वाला 5 रुपया है बच्चे। हाँ ये पहले हाँ 5 वाला का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अब था ये तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू, इसको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, एजेंट ऑफ सप्लाइंग फोर्स भी पूछ रहा है, कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, क्या कितने नंबर ऑफ टाइम्स में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना तो उस वेलोसिटी चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है, कर लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। लेकिन जो हमने यहाँ पे फोटो लगाया है, यहाँ क्या गिर रहा है ट्री पर से? पैसे गिर रहे हैं। हमने बहुत खोजा कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, मिल ही नहीं रहा था, ठीक है, हमने कहा चलो पैसे ही गिरा देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, इन्होंने ट्री पे कुछ पैसे लगाए होंगे और ये उसको अच्छे से हिला रहे हैं ट्री को, तो ये गिर रहा है। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ देखिए, है क्या, जो ट्री के ब्रांचेस हैं वो तो रेस्ट में थे, और उसके लीव्स भी रेस्ट में थे, ठीक है। जब आप इसको सेक करते हो तो ब्रांच किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, लेकिन लीव्स रेस्ट में ही रहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मोशन और रेस्ट का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, इसीलिए लीव्स डिटैच हो जाते हैं अपने ब्रांच से। समझ में आ गए? कोई पेड़ है, उसका ब्रांच से उसके लीव्स अटैच है, और जब आप ब्रांच उसको मोशन में लाओगे, देखिए इनिशियली क्या है, दोनों रेस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एकदम बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ही नहीं आ रहा मुझको, सीज फायर हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ब्रांच को आप मोशन में लाओगे, ठीक है, लीव्स आपके रेस्ट में ही हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, तो मोशन और रेस्ट का
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अलग हो जाएंगे, मोशन अलग है, रेस्ट अलग है। जैसे ये कंडीशन वहाँ आकर होगी, लिप्स वहाँ से हट जाएंगे, रास्ता अलग अलग हो जाएगा दोनों का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पैसे गिर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये बताइए। हाँ, कह रहा है कि वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स। जब मूविंग बस ब्रेक लगाता है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं? टू स्टॉप। एंड फॉल इन बैकवर्ड, जब वो एक्सलेट करता है तो हम बैकवर्ड में। अच्छा ये बताइए, ए और बी में से किस वाले केस में बस को ब्रेक लगाया जा रहा है? ए और बी वाले केस में से किस वाले केस में बस को ब्रेक लगाया जा रहा है? बहुत अच्छे, यहाँ पे ब्रेक है, और यानी यहाँ पर अगर ब्रेक है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे जब बस को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये पीछे क्यों चला जा रहा है? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा। ये जो पैर है ना, ये बस से अटैच्ड है, तो जैसे ही मोशन हुआ तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहा था, इसलिए पीछे रह गया, ये बैकवर्ड चला जाता है। क्लियर यहाँ तक? और जब ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे जो ये बस से अटैच जो ये पैर है हमारा, हाँ मोशन में रहता है, और तुरंत ब्रेक लगता है तो ये तो रुक जाता है, लेकिन अपर बॉडी मोशन में रहता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये आगे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? इनर्शिया ऑफ, नहीं इस वाले एक्सेलरेशन वाले में इनर्शिया ऑफ रेस्ट यूज हो रहा है। हाँ यहाँ पे इनर्शिया ऑफ, बस चलिए नेक्स्ट आया था लीनियर मोमेंटम। क्या है ये लीनियर मोमेंटम? कोई भी मोशन है उसका इम्पैक्ट केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या? उसके मास पे और उसके वेलोसिटी पे। उसके मास पर और उसके वेलोसिटी पे। एग्जांपल दे सकते हैं? उसके मास पे, उसके वेलोसिटी पे। या फिर लेक्चर यहीं तक अभी रहने दें, यहाँ तक नोट्स बना लें, फिर लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करें। बताइए, यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक ही बार लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे लीनियर मोमेंटम, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर और क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी लोग जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।